नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम वोट यात्रा में। हम पहुंचे हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अपने मुद्दे हैं, अपना इतिहास है। इस सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के नतीजे कई बार हैरान भी करते हैं, लेकिन इस बार क्या होने जा रहा है। 2024 के चुनाव में बहुत कुछ होना है। सोनीपत दिल्ली से लगता जरूर है, लेकिन सिर्फ अगर लोकसभा की बात करें तो फिर बात खरगोदा तक जाती है, बड़ौदा तक जाती है, राई की बात होती है, जींद के कुछ क्षेत्रों की बात होती है। चुनाव यहाँ का मजेदार दिखाई दे रहा है, दिलचस्प दिखाई दे रहा है, उस पर बात करेंगे। उम्मीदवारों के बीच कैसा मुकाबला है ये देखना है। बड़ौली मुकाबले में कहां पर खड़े हैं, सतपाल ब्रह्मचारी कहां खड़े हैं, जेजेपी इंडियन नेशनल लोकदल क्या कुछ कर रही है, उनके नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। चार मेहमान हमारे साथ हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सुनील कटारिया जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं रमेश गुप्ता जी हैं जननायक जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और विकास मलिक हैं इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखने के लिए। गहलावत साहब, पार्टी या पब्लिक है, पब्लिक हर बार भरोसा करती है, लेकिन आपने चेहरा बदल दिया, क्यों? देखिए, मैं तो ये सबसे पहले तो आपको और जो मेरे पैनलिस्ट साथी हैं उनको, और हमारी जो हरियाणा प्रदेश की सोनीपत की जनता, जो आपके दर्शक हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। फिर आपने एक सवाल किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मठाधीशों की पार्टी नहीं है। यहाँ तो पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर का कोई भी वर्कर किसी भी पोस्ट से चुनाव लड़ सकता है। आदरणीय हमारी राष्ट्रपति की आप बात कर लीजिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात कर लीजिए, और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैं उपराष्ट्रपति की बात करना चाहता हूँ, वो सब आम घरों के परिवार के लोग हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी में मठाधीश हैं कि उसका बाप, उसका बेटा, उसका दादा, उसका पोता। देखिए, कांग्रेस तो नेशनल लेवल पर भी माँ बेटे की पार्टी है। और जहां आप हरियाणा प्रदेश की बात करो, अभी पहले रणबीर हुड्डा, फिर भूपेंद्र हुड्डा, फिर भूपेंद्र हुड्डा का भाई, फिर बेटा, और पता नहीं क्या क्या कहाँ से इनको कोई भी नहीं मिलता। और जब एक डेढ़ मंथन के बाद इनको हरियाणा प्रदेश से कैंडिडेट नहीं मिले, गुड़गांव में किसको उतार दिया? हरिराज बब्बर को। कांग्रेस के पास कोई आदमी नहीं। यहाँ से किसको उतारा? एक उत्तराखंड का जो रिजेक्टेड और निग्लेक्टेड आदमी था, जो 2 बार एमएलए का चुनाव हार चुका था, उसको सोनीपत ले आए। अरे, सोनीपत का कोई आदमी नहीं मिला, हरियाणा प्रदेश से कोई आदमी नहीं मिला। देखिए, हमारी जो पार्टी है वो वर्कर्स की पार्टी है। ये तो हमारे यहाँ तो जो आखिरी लाइन में भी कार्यकर्ता बैठा होता है, उसको भी एमपी बनने का, एमएलए बनने का और मंत्री बनने का अधिकार प्राप्त। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। कटारिया साहब, उत्तराखंड के व्यक्ति को सोनीपत से चुनाव लड़वा रहे हैं। देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी फॉलोवर और हमारे चाहने वालों को सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। भूपेंद्र सिंह गहलावत बड़े सीनियर आदमी हैं, और ये बात करते हैं पार्टी में, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने डॉक्टर अशोक तंवर जी को टिकट दिया है। सबके सामने डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा था कि ये मेरा भांजा है। इस भांजे के अलावा और इनकी क्या उपलब्धियां हैं? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनके किए गए काम, इन्होंने क्या ऐसा कर दिया? एक भांजा, मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, जिन्होंने कहा था ये मेरा भांजा है, उस भांजे को इनाम दिया है क्या टिकट का? अदरवाइज उन्होंने क्या किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए या हरियाणा के लिए कि वो भारतीय जनता पार्टी उसको इनाम दे रही है? क्या आपके उम्मीदवार भारी हैं? हमारे उम्मीदवार गांगोली गांव के हैं, पिल्लू खेड़ा ब्लॉक से हैं, और जींद से हैं, सफीदों से हैं, और यहीं के वासिंदे हैं। बचपन में यहीं खेले पढ़े, और उसके बाद वो हरिद्वार दुनिया जाती है बाहर पढ़ने लिखने, क्या बात है। और वो यहीं के, बिल्कुल यहीं के वासी हैं, और यहाँ सेक्टर 15 में उन्होंने मकान भी लिया हुआ है, और चारों तरफ उनका जो बोलबाला है, और उनको हाथों हाथ जनता लेती है। और इसी वजह से बौखलाए हुए हमारे सीनियर साथी हैं भूपेंद्र सिंह गहलावत जी। और क्या कहेंगे, बताओ? ठीक है, बौखलाए हुए हैं आप, और हरिद्वार तो हर कोई जाता है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है। पहले तो ये कहते थे, मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे हम तो सक्षम हैं, खुद ही चुनाव लड़ सकते हैं। फिर आम आदमी पार्टी, जो जिसका केजरीवाल ये कहता था कि ईडी और सीबीआई की क्या जरूरत है, इसको भंग कर देना चाहिए। जब ये सोनिया गांधी और शीला दीक्षित और राहुल गांधी को गिरफ्तार नहीं कर सकती तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज उस पार्टी से इन्होंने समझौता कर लिया। जो पार्टी चोर कह के, इनको चोर बता के कांग्रेस पार्टी को और सत्ता में आई थी, आज उसी से उन्होंने समझौता करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं, पूरे देश में भी, हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को नकार चुकी है जनता, और आगे 10 की 10 हरियाणा प्रदेश में और 400 पार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत। हाँ जी, जेजेपी सोनीपत में कुछ कर पाएगी क्या?
पिछली बार तो दिग्विजय चौटाला लड़े थे, तब भी 50,000 वोट ही मिला था। बिल्कुल कर पाएगी जी। देखिए, चुनाव लोकसभा का है और राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, प्रादेशिक मुद्दे अलग होते हैं। चुनाव तो लोकसभा का है ना। मैं लोकसभा की ही बात कर रहा हूँ। 2014 में आपने देखा होगा, राष्ट्रीय पार्टियों के जो नुमाइंदे जाते हैं वो अपने आकाओं की बात पे ताड़ी बजाने के अलावा कुछ नहीं करते। 2014 का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जब बीजेपी सरकार ने किसान के ट्रैक्टर को कमर्शियल वाहन डिक्लेयर किया था, केवल अकेला दुष्यंत चौटाला था जो ट्रैक्टर लेके संसद में गया था और ये कहा था कि आज एक ट्रैक्टर आया है, आने वाले समय में 1 लाख ट्रैक्टर आएंगे, और सरकार को मजबूर होकर अपना कदम वापस बढ़ाना पड़ा। तो मेरा ये मानना है कि अपने प्रदेश की आवाज उठाने के लिए प्रादेशिक पार्टी का नुमाइंदा हमें चुन के भेजना चाहिए। पब्लिक कहाँ सुन रही है ये वाली बात? बिल्कुल सुन रही है, पब्लिक सुन रही है। पब्लिक आज उड्डा से भी खपा बैठे लोग अंदर खाने। निर्णय जो है बिल्कुल अप्रत्याशित होंगे, चुकाने वाले। इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव में पिछली बार 10,000 से कम वोट मिला इस सीट से, क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले मैं जनता टीवी का धन्यवाद करूंगा जो हमेशा हरियाणा की जनता की आवाज़ उठाते हैं। और अब आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा। पिछली बार का चुनाव अलग चुनाव था, अब की बार चुनाव अलग है। अब मुद्दे बदल चुके हैं। अब की बार मैं बता देता हूँ, हमारे अनूप सिंह दहिया रिटायर्ड एसपी, द्रोणाचार्य अवॉर्डी, राष्ट्रपति पुरस्कारित हमारे अनूप सिंह दहिया जी खड़े हैं और यही से लोकल कैंडिडेट है, ना कि हमारे कैंडिडेट बाहर ही है। हमारे जो लोकल कैंडिडेट अनूप सिंह दहिया यही से। वोट तो 8,000 ही मिला था पिछली बार। भाई साहब, पिछली बार की बात तो क्यों, आज की बात कीजिए ना। आज हम गाँव घूम, आज क्या हवा बदल गई है? हवा बदल चुकी है बिल्कुल। आप चारों तरफ देखोगे, कुरुक्षेत्र देखो, सिरसा देखो, हिसार देखो, सोनीपत देखो, एक तरफा इनेलो की लहर आ चुकी है। एक तरफा इनेलो की लहर है। अब की बार इनेलो, आप 25 तारीख को जब मतदान पड़ेगा तो चश्मे के निशान पे ही पड़ेगा। रुक जाइए भाई, आपस में चर्चा मत करिए भाई। एक कॉन्फिडेंस बीजेपी में है कि पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से चुनाव हार गए। यहाँ पर 380 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। 380 सीटों में से ये 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहे हैं। अब इनकी 163 सीटें बची हुई हैं। 163 की 163 सीटें भी अगर ये पूरी की पूरी ले जाए तब भी बहुमत से पीछे रहते हैं। आपको कैसे पता कि 100 ही आ रही हैं जी? आपको कैसे पता 100 से कम आ रही है? ये जनता जनार्दन बता रही है। चारों तरफ से जो रुझान आ रहे हैं वो बता रहे हैं। आप देखिए, हमारे मेरा सवाल गोल हो गया कि पिछली बार कॉन्फिडेंट ये इसलिए कि पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ से हरा दिया था। देखिए पिछली बार जो चुनाव था वो कुछ अलग चुनाव था। पुलवामा था, बालाकोट था, उसमें हर आदमी अपने आप को सैनिक। इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं। बिल्कुल परिस्थितियां बदल गई हैं। इस बार युवा अपने रोजगार के लिए, महिला न्याय के लिए, और जो श्रमिक है वो अपने न्याय के लिए, अपने काम के लिए, अपनी दिहाड़ी मजदूरी के लिए, मनरेगा के मजदूर अपनी 400 रुपए दिहाड़ी के लिए वोट डालेगा और कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेगा। 2019 नहीं है, वो कह रहे हैं 24 है। अब बदल गया, पानी बहुत निकल गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये 2019 नहीं है, 2024 है। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ क्योंकि 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उनके सबको काम करने का काम किया। चाहे 370 हटाने की बात हुई, चाहे राम मंदिर बनाने की बात हुई। ये कुछ लोग ये कहते हैं कि 370 हटाने से क्या फायदा हुआ। मैं उसका फायदा बताता हूँ। जब 370 था और कांग्रेस की राज थी, पाकिस्तान के उग्रवादी आके हमारी सेना पर हमला करते थे और सेना पकड़ने की कोशिश करती थी, पत्थरबाजी होता था। 370 हटने के बाद वहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से कोई हमला नहीं हुआ और किसी की हिम्मत नहीं हमारी आर्मी की तरफ पत्थर फेंकने का काम करे। और हमने जो कार्य किए हैं, चाहे 5 लाख का इंश्योरेंस देने का काम किया, चाहे 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया, चाहे मैं कहता हूँ हरियाणा प्रदेश में 3,000 बुजुर्गों को पेंशन देने का काम किया। हमारी जो कल्याणकारी नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर लोग 2019 से भी बढ़िया रिजल्ट देंगे और 400 पार करके आदरणीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए एक बार पब्लिक में चलते हैं। हाँ जी, शुरुआत करते हैं। देखो, ये कह रहे हैं 400 पार, 400 झूठ बोली। अब इनकी सीट आएंगी 150 भी नहीं आ रही। हरियाणा में 75 पार के थे, सीट आएंगे हमारी 40 आई, झूठ बोल गए। मैं अपने बीजेपी वाले प्रवक्ता जी से चाहता हूँ पूछना, वो हमारे को ये बताए, ये 400 पार तो कह रहे, महंगाई की बात नहीं करे, बेरोजगारी की बात नहीं करी, कोई कॉलेज स्कूल इन्होंने खोला हो। हरियाणा में 800 स्कूल बंद कर दिए हैं खट्टर साहब ने। रोजगार की बात नहीं कर रहे, पढ़ाई की बात नहीं कर रहे, आप लोग मंदिर की बात कर रहे। देखिए, मैं तो रोजगार की बात पे भी आ जाता हूँ। जब हमारी 9.5 साल तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा
मुख्यमंत्री रहे, सिर्फ 86,000 सरकारी नौकरियां मिली थी। उनमें से 13-14 लिस्टें कैंसिल होगी जो भाई भतीजावाद और खर्ची पर्ची लेकर के लगाए थे। हमारे राज्य में 1,30,000 सरकारी नौकरियां हमने दी है और 30,000 नौकरियां भी पेंडिंग है। बगैर खर्ची पर्ची के, बगैर भेदभाव के, किसी प्रकार को कोई पक्षपात नहीं है, बगैर खर्ची पर्ची के हमने नौकरी देने का काम किया है। और इनके राज्य में जो होता था, मैं एक और भी बताता हूँ, अभी ये केस पेंडिंग है। जो 18 इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, 9 सारे उन्होंने अपने रिश्तेदार और सीएम को लगा लिए थे और हाई कोर्ट ने उसको संदिग्ध मान लिया और उसकी इंक्वायरी हो रही है, वो भी रद्द होगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास और सबको विश्वास में लेकर के भारतीय जनता पार्टी के फंड पर सबसे ज्यादा अधिकार गरीब आदमी का है। ये हमारा कटारिया जी, जैसे वो एक दो नाम ले रहे थे, चाहे वो प्रिंस खड़गे का नाम हो, चाहे सैम पित्रोदा का नाम हो, चाहे मणिशंकर अय्यर का नाम हो, ये लोग मुश्किल पैदा कर देते हैं आपके लिए। उन्हीं की बात का जवाब देता हूं मैं। अब वो महानुभाव मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। फरवरी 2024 में अनंत हेगड़े ने मंच के माध्यम से, इनके जो है कैंडिडेट ने मंच के माध्यम से ये कहा था कि हमें 400 सीट चाहिए, हम संविधान बदलना चाहते हैं। टिकट काट दिया उसका। इन्होंने कहा, ज्योति मिर्धा ने कहा कि हम 400 सीट चाहिए, हम जो है संविधान बदलना चाहते हैं। अरुण गोविल ने कहा कि भाई हम 400 सीट हमें चाहिए, हम संविधान बदलना चाहते हैं। ये क्यों संविधान बदलना चाहते हैं, मैं गहलावत साहब से अभी इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, इस संविधान में ऐसी क्या कमी है, क्या खामी है, और ये संविधान बदल के ये जो है, ये इन युवाओं का और सभी जो पढ़े लिखे नौजवान हैं सबका हक छीनना चाहते हैं। क्या ये दोबारा चुनाव नहीं होने देना चाहते? और जी, क्या संविधान बदल रहे हैं आप? आरोप जी, आगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो लोग बौखलाए हुए हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी जो इंडी गठबंधन के सदस्य हैं, वो तो सनातन धर्म के भी विरोधी हैं और वो कहते हैं कि हमारी इंडिया गठबंधन तो सनातन धर्म का नाश करने के लिए बनी है। और जहाँ तक संविधान की बात है, बाबा साहेब का संविधान, जब तक भारतीय जनता पार्टी की अस्तित्व है, जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है, हम गारंटी देते हैं हमारे संविधान की कोई आंच नहीं आएगी और किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा तो जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको लाने के लिए हम बदलाव करेंगे और न कोई बदलाव नहीं होगा। बीजेपी 12 मार्च से पहले अच्छी थी, अब बुरी हो गई क्या? बिल्कुल बुरी है जी। देखिए, अभी ये 12 मार्च के बाद ही बुरी हुई है ना। बिल्कुल धोखा देने वाले को मौका वाले को धोखा कभी नहीं देना चाहिए। आपका यूज एंड थ्रो कर दिया अभी। बिल्कुल किया। अभी मेरे साथी ने जिक्र किया राम मंदिर का, धारा 370 का। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बना है, जनता के पैसे से बना है, सरकार ने कोई पैसा नहीं लगाया। धारा 370 की जो बात कर रहे हैं, धारा 370 भी हटाई गई है केवल, और 370 समर्थन किया था ना, किया था। 370 बी में क्या है, सिर्फ ये है कि वहाँ बाहर का आदमी आगे जमीन खरीद सकता है, और वो अंबानी और अडानी ने वहाँ जमीनें खरीदी हैं, उनको लाभ देने के लिए। धारा 370 हटी 2019 में, आपको कमी दिखाई दे रही है 2024 में जब समर्थन वापस हो गया? हमने उस टाइम भी 370 का समर्थन नहीं किया था, वो लोकसभा का काम था, हमारा तो विधानसभा में रोल रहा है सारा ही। ठीक है। हाँ जी, इंडियन नेशनल लोकदल को पिछली बार मैंने कहा 8,000 वोट मिले थे। अब ये जो लोग लड़ रहे हैं, क्या अभय चौटाला यहाँ पर कोई गेम चेंजर की भूमिका में है? उनकी पार्टी 100% अभय चौटाला गेम चेंजर की भूमि में, और यहाँ सोनीपत नहीं, हरियाणा की 10 की 10 सीटों पे अभय चौटाला की। तो लड़ भी नहीं रहे आप भाई साहब, समझौता है क्या हुआ? 10 की 10 कैंडिडेट तो उतारे हैं, हमारे सहयोगी है, वो क्या बात होगी इस बात की? और जो ये गहलावत साहब बताते हैं ना, मैनिफेस्टो की बात करते हैं, 2014 और 19 में मेन मैनिफेस्टो में था इनका कि काला धन वापस लाएंगे। क्या काला धन वापस आया? मेन मुद्दा था इनका कि 15-15 लाख मेरे युवा साथियों के खाते में डालेंगे। क्या मेरे युवा साथी मेरे सामने बैठे, किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए डाले इन्होंने? क्या कहते हैं ये? कौन से मैनिफेस्टो की बात करते हैं? इन्होंने बात की थी किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट की इन्होंने, और ये जो 400 प्लस की बात करते हैं, 400 प्लस धोखोसला है इनका। और जो ये कहते हैं एमएसपी किसानों को देंगे, ये यहाँ सोनीपत के सिंधु बॉर्डर पे जो 750 किसानों ने साथ देती थी, कौन जवाब देगा उन चीजों का? आज किसान मजदूर का मेरा वर्ग इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है, और आने वाली 25 तारीख को एक वोट चश्मे के निशान पे डाली जाए। एक वोट चश्मे के निशान पे डालेगी जी। आता हूँ जल्दी से। हाँ जी, खड़े हो जाओ बाबू जी, बोलो। सुनो, ऐसा है, जिसने खड़ा ना दिखता वो पड़ा के दिखेगा, जिस आदमी ने खड़ा नहीं दिखता और पड़ा के दिखेगा। ये पहले कांग्रेस में थे, जो भी आदमी कांग्रेस के थे ना भ्रष्टाचारी, वो सारे ईमानदार हो गए, बीजेपी में जा गए। अब एक छोटा काम था ये मेट्रो का, 10 साल तो कोशिश रह गया, मेट्रो आई, सोनीपत में आई। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा,
ये जो लोग खुद जैसे होते हैं वो दूसरों को वैसे ही समझते हैं। ये तो कांग्रेस के जो नेता हैं, ये इनकी सभ्यता आप देख रहे हो। इनसे ज्यादा सभ्यता जो गांव में जब इनके वर्कर है उनकी भी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सारे नेशनल हाईवे भी हमने बनाए, नो के नो, और मेट्रो भी हम लेके आएंगे, और सभी नेशनल हाई को, सभी डिस्ट्रिक्ट को नेशनल हाई से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। और रेलवे का जो काम है, जो कॉरिडोर बनाने का काम है, वो हमारा चल रहा है। कॉरिडोर भी बनेगा और कितना टाइम गहलावत साहब? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो 60 साल तक जिस तरह से देश को कांग्रेस ने लूटने का काम किया था, उनके के जो खोदे हुए गड्ढे थे उनको भी भरने में हमें समय लगा है। मैं ये कहना चाहता हूँ अब की बार जो हमारी सरकार आएगी उसके तुरंत बाद 2 साल के अंदर हम यहाँ मेट्रो लाने का काम करेंगे। इसमें किसी किस्म को कोई शक करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सोनीपत में मेट्रो क्यों नहीं आ पाई और क्या आपको लगता है कि आ जाएगी? 1 इंच भी इन्होंने मेट्रो को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। और गहलावत साहब जिनको ये कह रहे हैं ये कांग्रेसी हैं, ये जनता में आक्रोश है। एक एक आदमी ये जितने आक्रोशित हैं इससे कहीं ज्यादा आक्रोशित ये अपने बूथों पे होंगे। और जब ये वोट की चोट मारेंगे तो इनको पता चलेगा कि हरियाणा में बेरोजगारी, सेंटर में जो 30 लाख पद खाली पड़े हैं उन पे युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया गया। इन्होंने एमएसपी की जो गारंटी दी थी, एमएसपी की गारंटी किसान को क्यों नहीं दी गई। उल्टा किसानों के रास्ते में जो कील बिछाई गई, उनके रास्तों में जो कंक्रीट की दीवार खड़ी की गई, और जो एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध का मैदान बॉर्डर बना दिया गया, ऐसे रास्ते दिल्ली और हरियाणा के इन्होंने बना दिए। मैं ये बताना चाहता हूं, जितना आक्रोश यहाँ दिखाइए आप अपने कैमरे के माध्यम से, जितना आक्रोश इस जनता जनार्दन में है, ये पूरा हरियाणा, पूरे हरियाणा के युवा, हरियाणा के किसान, हरियाणा के महिलाएं और छोटे व्यापारी, दुकानदार सब के सब आक्रोशित हैं। ठीक है जी, सबके सब आक्रोशित हैं। ये बताएं कि ये जो चुनाव है उसमें क्या जननायक जनता पार्टी किस सीट पर सबसे ज्यादा मजबूत है? सोनीपत में मजबूत है अपनी सबसे पहले हिसार, भिवानी, सोनीपत 3 सीटों पे दमदार एंट्री रहेगी जज्बा की। और आपने बात की सोनीपत मेट्रो की, आईएमटी की, सोनीपत के साथ पिछले 20 साल से भेदभाव हुआ है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी सरकार रही हो। हुड्डा साहब ने आईएमटी काट के छोड़ दिया, कोई इंडस्ट्री नहीं आई। 2014 से 2019 तक बीजेपी की सरकार रही, कोई इंडस्ट्री नहीं लाई। मारुति के लाने वाले दुष्यंत चौटाला हैं 2019 के बाद। अगर बीजेपी ऐसे लेने वाली थी, आईएमटी पहले भी था, सरकार तो बीजेपी की थी ना। हम बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं। अगर बीजेपी लाने वाली थी तो 2014 से 19 तक गुड़गांव से गुजरात प्लांट चलाएगा, खुरकोदा क्यों नहीं आया? अब 19 के बाद कैसे आ गया? ये लाने वाला श्रेय दुष्यंत चौटाला जी को है, सरकार को नहीं है। सरकार को तो है ही है, लेकिन उसका मेन डील कौन कर रहा है? विभाग दुष्यंत जी के पास है, उनके अपने निजी एफर्ट से मारुति आई है। निजी एफर्ट से आया भैया, जो किया दुष्यंत चौटाला ने किया। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, इस भाई को जानकारी नहीं है। जो कुछ होता है मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री की मर्जी से सारे काम होते हैं। मुख्यमंत्री के एफर्ट से, भारतीय जनता पार्टी के एफर्ट से, और नरेंद्र मोदी जी के जो यहाँ हरियाणा से प्रेम रहा, जब वो यहाँ के संगठन मंत्री भी रहे, प्रभारी भी रहे, उस प्यार की वजह से मारुति का उद्योग खरखोदा में आया है। और मैं कहता हूँ एक उद्योग नहीं है। दुष्यंत चौटाला की भूमिका नहीं है। देखिए, दुष्यंत चौटाला तो कोई इसमें मेन रोल तो उसका है नहीं। वो तो एक तरह से हमारे राज्य में साजी था, और जो राज्य का मुखिया होता है उसकी मर्जी के खिलाफ तो कुछ होता नहीं है। ये सारे काम जितने भी हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। एनएलडी वाले कह रहे हैं कि भाई आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 12 फसलें के विधायक ने इस्तीफा दिया। अरे सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो ये 2 पार्टियां हैं। एक पार्टी की तो 1% भी राय नहीं आई। मैं उनकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सबसे पहले किसानों को किसान निधि योजना किसने शुरू की? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपये किसानों को देने का काम किया। 48 घंटे के अंदर किसानों की पेमेंट अगर हुई है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, और किसी सरकार में नहीं हुई। और 12 फसलें जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 12 फसलों पे हमने एमएसपी देने का काम किया। और जहां पर कांग्रेस की सरकार, ये खुद कह रहे मुखिया के हाथ में फैसला है, 750 किसानों को खा गया राज, ये किसानों की बात करते हैं। और मैं भाजपा के साथी अभी कह रहे थोड़ी देर पहले कि हम भाजपा के साथ मिलके सरकार चला रहे थे, और मेट्रो और कौन लाएगा? जब 5 साल आप भाजपा के साथ सरकार चला रहे थे, और अब आप कह रहे हो मेट्रो भाजपा लाएगी। आप कहाँ जा रहे थे उस टाइम पे?
देखिए, जो हमारे अंडर चीज थी मारुति लेके आने में आप भी समझते हो दुष्यंत जी का अहम योगदान है। ये तो बीजेपी ने ये कहते हैं कि दुष्यंत जी का हम योगदान है। दुष्यंत जी ने क्या दिया है? दुष्यंत जी ने ये मेरे युवा साथी बैठे इनको बेरोजगार किया दुष्यंत जी ने। 750 किसानों को साथ दुष्यंत जी की वजह से हुई है। लठ मरवाए किसानों को दुष्यंत जी ने, कुछ नहीं किया। हरियाणा प्रदेश के साथ धोखा किया दुष्यंत जी ने। कोर्ट के विचाराधीन है। आज वो जेजेपी पार्टी सबसे बड़ी गद्दार है। उम्मीद थी लोगों को। कहीं कल साथ ही बैठे हो। अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो? पब्लिक ने तो इनको पहले ही किनारा पकड़ा दिया था भाजपा वालों ने, पर ये जेजेपी वाले जाके इनके गोद में बैठ गए। कोई गोद में नहीं बैठा। जैसी स्थिति थी हरियाणा प्रदेश के हित के लिए जो बनता था दुष्यंत जी ने फैसला लिया है और हरियाणा के हित के काम किए हैं। 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिलवाया, 33% राशन कार्ड में महिलाओं को रिजर्वेशन दिलवाया, 8% सरकार में अच्छा काम हुआ दुष्यंत जी ने करा, जो काम नहीं हुआ उसकी जिम्मेदार बीजेपी होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अभी मेरे प्रवक्ता महोदय ने कहा है कि वो तो मुखिया ही मालिक है। चलिए ठीक है। हाँ जी, हमारे देश में जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी आया है, हमारे यूपी के अंदर हम चौराहे पे गोली मार देते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई किसी लड़की को छेड़ कर चला जाए, उसको गोली मारने का काम हम लोग करते हैं। हमारी सरकार ऐसी सरकार नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं करती, यहाँ मेरिट के आधार पर सारे काम होते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये लोग एक और भी बात मैं कहना चाहता हूँ। ये लोग कहते हैं कि 400 पार इनकी नहीं आएंगी। आज तक मैं सारे नेताओं को सुन रहा हूँ। 150 कह रहे हो। मैं कहता हूँ चाहे खड़गे हो, चाहे राहुल हो, चाहे ममता हो, मैं सबको सुन रहा हूँ, लेकिन अपनी कोई नहीं बता रहा कि उनकी 5 आएंगी एक साथ। होता चना बाजे गणा। दुष्यंत कभी भी गद्दार नहीं है। दुश्मन गद्दार है नेहरू। 1947 में गद्दारी करी, धारा 370 लगाई कश्मीर में, और दूसरी गद्दारी मनमोहन के प्रधानमंत्री रहते हुए माँ बेटा ने जाके EMU साइन करे चाइना में। गद्दार कौन है? जी बाबूजी, हमने समझ आ रहा है क्यों हो रहा है ना? ये तो कुछ नहीं, वैसे कर रहे हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। सोनीपत का कोई बड़ा मुद्दा है आपको लगता है जो समाधान जिसका करे कोई भी जीतता है? ये दोनों पार्टी है ना, ये आपस में लड़ती है। असली पार्टी देवीलाल की थी, उसको लाने का, पर वो पार्टी आपस में ही लड़ ली। अब वो आपस में लड़कर ना नुकसान उठागी। नहीं, सबसे बढ़िया पार्टी लोक दल थी। तो देवीलाल की नीतियों पे जो अब है चौटाला चल, देवीलाल की नीति, अच्छा अब है चौटाला चल रहा है देवीलाल की नीतियों पे, तो उसको लेना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि अब उसी को लाएंगे तो ठीक है। ये लगे है ताऊत हमने कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस आओगी। वजह कामों का ठीक रहा। बेरोजगारी कितनी है, तो बेरोजगारी ना हो तो बीजेपी ठीक से। बेरोजगारी है, मुकाबला है कांटे का। गनाग गए बहुत आग गए, कोई भी जीत सका है, यू है जीतेगा। हाँ जी, सोनीपत लोकसभा का कोई ऐसा बड़ा मुद्दा, जैसे वो कह रहे हैं मेट्रो नहीं आई, आपको क्या लगता है कोई ऐसा बड़ा मैटर जो यहाँ सॉर्ट आउट होना चाहिए था, इसका समाधान होना चाहिए? सोनीपत का मेन मुद्दा मेट्रो की बात नहीं है, ठीक है। सोनीपत एक हब सिटी है और यहाँ कह रहे थे हम 10 साल में इसको एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नारा लगाया जा रहा था। लेकिन आज अगर देखोगे ना 400 करोड़ रुपए कविता जैन जल जीवन मिशन के नाम पर आपूर्ति जो थी पानी की, सीवर की, आप जल जीवन मिशन के नाम पर जिंदगी धरती के नीचे नीचे कमीशन खा गए बीजेपी वाले। आज पानी जहर पी रहा है सोनीपत, पानी पीने का नहीं। हटो हटो हटो, हट जाओ। पीने का पानी, भाई यहाँ पे पीने के पानी की दिक्कत है, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ हम 24 घंटे सप्लाई दे रहे हैं। 4 दिन पहले जो अंधड़ आया था उसमें सारी लाइनें चाहे बिजली की थी, सिर्फ हरियाणा प्रदेश में सोनीपत में नहीं सारे देश में लाइनें डैमेज हो गई थी। वो 2-3 दिन की अगर बात हम छोड़ दें तो हम 24 घंटे पानी की सप्लाई दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली सप्लाई दे रहे हैं। और ये तो लोग बौखलाए हुए हैं, इनको तो कुछ ना कुछ कहना होता है। और मैं तो ये कहना चाहता नहीं बता रहे हैं, वो तो बौखलाए हुए का नहीं, अब हमारे मैं 2-3 दिन के लिए स्वीकार कर रहा हूँ कि जब ये अंधड़ आया था उसके बाद जो बिजली की लाइनें थी, जो खंभे थे वो गिर गए थे, हजारों पेड़ गिर गए थे, जिसकी वजह से बिजली भी बाधित हो गई थी, कुछ समय के लिए पानी भी बाधित हो गया था। आज सारी चीजें बिजली भी और पानी भी सुचारू रूप से हम सबको देने का काम कर रहे हैं। सब सुचारू है। बिजली पानी का तो बुरा हाल है ही, इसके साथ साथ जितने भी लिंक रोड हैं, आप यहाँ से जटवाड़ा की तरफ से होते हुए जाइए, यहाँ से ककरोई की तरफ जाइए आप,
जितने भी लिंक रोड हैं सबके बुरा हाल है। इस सरकार ने सिर्फ उन्हीं रोडों पे काम किया है जो टोल रोड हैं। वो पैसे कमाने के लिए, कंपनी अडानी अंबानी की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग काम करते हैं। आज जो है, आज ये लोग इस बात पे आ गए हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी पार्टी हैं। अब बच गई कितनी, अब 163 सीट बच गई। ये पूरी की पूरी भी अगर इनको आ जाए तब भी ये बहुमत के पास नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं 4 तारीख को झोला उठा के ये लोग चले जाएंगे। अपनी बता जब तक इनकी बौखलाहट है हम सारी सहन करेंगे। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से सत्ता में आ रहा है। हरियाणा प्रदेश की 10 सीट हम, प्रधानमंत्री फिर कौन बनेगा? प्रधानमंत्री हमारा गठबंधन बैठ के तय करेगा। हमारे नेता हैं, हाईकमान है। ये एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये जहां दो गुजराती बैठ के, प्राइवेट कंपनी नहीं है भाई। देखिए इंडिया गठबंधन क्यों बना है सबको पता है। जितने लोग भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं, जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, आज इंडिया गठबंधन से पूछो तुम्हारा एजेंडा क्या है, कि सिर्फ मोदी को हटाना है कि ताकि हम जेल के अंदर ना जाएं। आज सारी देश की जनता जान चुकी है, इनके कारनामे जान चुकी है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये एक आदमी बैठा है यहाँ आपके सामने सोनीपत में सबसे पुराना व्यक्ति है। ये बता देगा यहाँ पैसे लेके खर्ची पर्ची लेके टिकटें बढ़ती हैं, वैसे कोई टिकट नहीं। इनका एक पुत्र वधू हमने बिना खर्ची पर्ची लिए अभी नौकरी देने का काम किया 2 महीने पहले। ये कांग्रेस का सबसे सीनियर आदमी है, आपके सामने उदाहरण। हाँ जी, कह रहे बिना खर्ची पर्ची नौकरी लग गई। वो M.Com B.Ed थी, एक चपड़ासी की नौकरी ला दी, टॉपर थी, तो वह एक D ग्रुप ला दिया। HS क्यों ना लाई, वो गुजरात के ला दिए। D ग्रुप में अप्लाई कर। अच्छा एक मिनट भाई, आप D ग्रुप में अप्लाई किया था? अप्लाई किया था? जब अप्लाई करा था HS में भी अप्लाई करा, D ग्रुप में किया था? दोनों में अप्लाई किया था, और टॉपर थी। जबरदस्ती तो नहीं लगाई ना? D ग्रुप में अप्लाई किया, सब ऊपर टॉपर थी जब लगी है। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि मेरिट में हम नौकरी लगाने का काम करते हैं। और एक और सुन लीजिए, कौशल रोजगार का बताइए इन्होंने कैसे भर्ती घोटाला कर रखा है। युवाओं को ठगने का काम करते हैं। PhD धारक लड़के भी क्लर्क लगने के लिए मजबूर हैं, और उसमें कोई आरक्षण नहीं है, और उसमें कोई पक्की नौकरी नहीं है। सिर्फ युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं ये लोग, और बिल्कुल पूरे हरियाणा को इन्होंने लूटने का काम किया है। देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने D ग्रेड की बात करी, यहाँ 16 SDO लगे पब्लिक हेल्थ के अंदर, और जनरल के जो 8 लगे, 8 के 8 जाट लगाने का मेरिट के आधार पर काम करने का काम किया। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार होती तो खर्ची पर्ची दे के लगते, मेरिट के आधार पर कोई भी नहीं लगता। हाँ जी, मेरिट के आधार पर नौकरियां लगी है नहीं लगी? 12 मार्च से पहले लग रही थी, उसके बाद लगनी बंद। मेरिट पे लग रही है, लेकिन योग्यता के हिसाब से तो दे दें। योग्यता का तो कोई देख ही नहीं रहा। एक IAS SCS के, आप बड़े अगर मगर में फंस गए हैं। D ग्रुप नहीं, कहीं नहीं फंसे हुए, जो बिल्कुल बात है स्पष्ट है। D ग्रुप दे रहे हैं। ये तो लोगों से पूछो। अगर आप हमारे फंसने की बात करते हो ना, एक बगैर खर्ची पर्ची लग रही है नहीं लग रही? मेरे इनका MLA 40 लाख रुपए दे रखे हैं इंस्पेक्टर भर्ती करने के लिए, वो उन्हीं से पूछ लो। इनका समर्थन दे रखा है रणधीर गोलन ने, वो अपने बेटे के लिए बाद में मुकदमे हुए। भाई साहब जो ये बात कर रहे हैं खर्ची पर्ची भी चल रही है, और जो नौकरियों की बात कर रही है, फार्म निकलते हैं, रद्द हो जाती है, युवा बाट में बैठे रहते हैं। और जो ये मेरे साथी बात करते हैं ना भटकाने की, आप सोनीपत के मुद्दों की बात करो, आप रोड की बात करो, शिविर की बात करो। आज पूरे सोनीपत को कूड़ादान बना के रख दिया इन्होंने, और आप सही जगह पे, आज अच्छी जगह चूज किया आपने ये, क्योंकि ये हमारे सामने नगर निगम दफ्तर है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ पे है। ये मेरे पीछे, ये जो मेरे पीछे कर्मचारी देखो, ये सामने खड़े हुए हैं, इनसे पूछो, आशा वर्कर से जाके पूछो, जो मेरे युवा साथी से पूछो। और जो ये बात अभी एक बहन ने ऐसे मुद्दा उठाया था, बेटी बचाओ का मणिपुर का, कोई जवाब नहीं। अभी एक भाई ने मुद्दा उठाया था रोजगार का, कोई जवाब नहीं। रोजगार का मुद्दा उठता है तो ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। अगर बेटी बचाओ का मुद्दा उठता है मणिपुर का, तो बात करते हैं केजरीवाल की दिल्ली की। हाँ जी, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हो क्या? देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस भाई ने जो सवाल किया है, और मैं 10 साल जेल की बात करूं क्या? मैं मुद्दों की बात नहीं करूंगा, 10 साल जेल की बात करूंगा। इनका तो जो उम्मीदवार है, जो प्रमुख है, 10 साल जेल काट के आया है, और 3 साल में से अधिक संपत्ति में उसकी सजा हुई है। तो हम अपनी बात करेंगे या इनकी बात करेंगे? चलिए, किसने किसकी बात की जी? हाँ जी भैया, लेबर हो, यहाँ काम करते हो, है? क्या दिक्कत है यहाँ बताओ?
ये 24 मई 2018 में हरियाणा सरकार ने चिट्ठी जारी की थी, जिसमें सभी आउटसोर्स मैन पावर या किसी भी ठेके के माध्यम से लगे हुए ठेका सफाई कर्मचारियों को निगम के रोल पर लेना था। लेकिन 6-7 साल होने के बावजूद भी एक भी ठेका सफाई कर्मचारी को सोनीपत में निगम के रोल पर नहीं लिया गया है। ये चिट्ठी जारी की हुई है। आप लोग गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई? हम नगर निगम कमिश्नर कई आए कई गए, बहुत आ चुके, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हम डीसी के दफ्तर में भी कई बार ज्ञापन दे के आए, हमारी किसी ने सुनवाई नहीं करी ना। और हमें बीजेपी की जो सांसद थे रमेश कौशिक और मोहनलाल बड़ोली, हम और यहाँ मेयर किसका है? मेयर कांग्रेस का है, लेकिन उनसे भी हमें कोई खास। ठीक है, दोनों सवाल है भाई। वो कह रहे हैं निगम में पेरोल पे नहीं हो पाए, मेयर आपका है, विधायक आपका है, सरकार आपकी, आप लोग काम नहीं करते किसी का। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी, इसके दोनों इंजन फेल हैं और इनकी फेलियर का सबूत ये है कि 9.5 साल के बाद मनोहर लाल खट्टर जी को इन्होंने हटा दिया, और हटाया क्योंकि फेल था। और वो मुख्यमंत्री इतना फेलियर था कि ये जितनी जनता जितनी पब्लिक है सारे बेरोजगार हैं, और इसने सरकार ने ये पूरा हाईजैक कर रखा है। मैं वो कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं मेयर तो आपका है ना? बिल्कुल मेयर हमारा है, लेकिन हाईजैक कर रखा है। सारा का सारा मुख्यमंत्री के दरबार से चलती है इनकी फाइलें, और वहीं पे जाकर खत्म होती है। गहलावत साहब ये खड़े, इनको बता दो क्या होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो अगर निगम का काम है वो तो यहाँ का मेयर करेगा और यहाँ के पार्षद पॉलिसी। मैं ये कहता हूँ, अगर सरकार का कोई काम है और सरकार के हाथ का कोई काम है तो आप ये सारे भाई एसोसिएशन की तरफ मुझे लिख के दे देंगे, 1 महीने के अंदर जो इनकी जायज मांगे होगी उनको पूरे कराने का काम भूपेंद्र सिंह करेगा। 9.5 साल से किसने आपकी कलम पकड़ रखी थी गहलोत साहब? आपको किसने मना किया था कि इन लोगों को रोजगार मत दो? आपको किसने रोक रखा था? ये अब जब चुनाव का समय आ गया, ये कितनी झूठ बोल रहे हैं। रोजगार दिया तभी तो यहाँ आए हैं। रोजगार कहाँ दिया? ये लोग आपको जवाब देंगे। हाँ जी, भाई निगम के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कौन करेगा? ऐसा जी, पीछे हमारे विधायक साहब ने ये कहा था कि अधिकारी सुनते नहीं, और मेरा ये कहना था अगर एक विधायक के अधिकारी नहीं सुनते, विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए, मेयर को भी इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनके बस का काम नहीं है। विधायक और मेयर अगर काम नहीं करवा पा रहे तो करें इस्तीफा दे देना। सारा हाईजैक है मुख्यमंत्री का, वो जो सीएम ऑफिस है वहां से सारी इनकी लगाम पकड़ के रखते हैं अधिकारियों की। इस सरकार में अधिकारियों की चलती है, और ये नुमाइंदों को, जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनकी नहीं चलने देते हैं, और इसलिए ये मुख्यमंत्री को हटाया गया है और ये सरकार फेलियर है। काम हो जाएगा इनका, इतना बता दो। ये अभी काम जब हमारी सरकार आएगी तो इनका काम जरूर होगा, पहली कलम से होगा। निगम में हो ना आप? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली कलम से काम करने का काम करते हैं। उन्होंने इससे पहले भी किसानों का और जो सफाई कर्मचारियों का काम किया था, 1600 कर्मचारी पक्के किए थे, वो मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही थे, पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में जिन्होंने ये काम किया था। और देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैंने रात को सपने देखते तो लोग देखे थे, और ये कांग्रेस के लोग दिन में भी सपने देख रहे हैं। ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इन लोगों को नौकरी भी हमने दी है। जो समस्या अगर सरकार लेवल की है उसको भी हम दूर करेंगे। ये जो शहर की सरकार है, कांग्रेस का कब्जा, शहर की सरकार पे कांग्रेस का कब्जा। वो कह रहे हैं भाई, नहीं मेयर या सरकार दोनों जिम्मेदार। भाई साहब ये कह रहे वो तो उन पे डाल देते हैं। 10 साल से सेंटर में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। जब इन पे ये हमारे कर्मचारी भाई डेली यहाँ धरना देते हैं, जब अपने मुद्दों की बात लेके आते हैं, कह रहे हैं हमें लिख के दे दो। आज 10 साल बाद ये कह रहे लिख के दे दो। ये सामने आपके सामने कैमरा मैन फोकस करके दिखाइए, लिखी हुई है। ये उन पे डाल देते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मेयर करेगा। अरे भाई साहब ये कह रहे मेयर करेगा, इनके से पूछने वाला होता आप प्रदेश में मुख्यमंत्री किस चीज का? और ये 9 साल के बाद अब मुख्यमंत्री बदल दिया, मतलब आपने खुद मानने ना काम मुख्यमंत्री था आपका, आपने खुद स्वीकार किया है, इसलिए बदल दिया आज इलेक्शन के टाइम पे। पूछिए मुख्यमंत्री क्यों बदल दिया? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी है, इसमें किसी के नाम नहीं होती। वो क्या कह रहे हैं? क्या हमें प्लॉट मिलने थे, वो भी नहीं मिले। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो प्लॉट की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिसके पास घर नहीं है, हमने मैनिफेस्टो भी जारी किया,
पहले भी 5 करोड़ प्लॉट देने का, घर बना के देने का काम किया, और 3 करोड़ अभी भी हम मकान, पक्के मकान दे के काम करेंगे। कुछ विभाग ऐसे हैं जो घाटे के लिए नहीं बनाए गए हैं, चाहे पर्यावरण का मामला है, पानी का मामला है, या स्वास्थ्य का मामला है, शिक्षा का मामला है, ये रोटी कपड़े का और मकान का मामला है। ये सरकार की जिम्मेवारी है। कोई बेरोजगार ना हो, कोई भूख से ना मरे, कोई बीमारी में ना मरे। और इन्होंने पूरे देश के रेल को, बेल को, तेल को, डाक को, तार को, बैंक को, जहाज को, हवाई पट्टिया को, गद्दी को, पावर को, ट्रांसपोर्ट को, सबको बेच दिया। रोजगार कहाँ मिलेगा? आज आम आदमी की पहुंच से शिक्षा दूर हो रही है, इलाज कराने का पहुंच नहीं है। और ये फिर मोदी कर रहे हैं, मंदिर बना दिया, कर रहे हैं, उन्हें करने दो ना, मुझे हाथ मंदिर बना दिया, मंदिर में हाँ जी, रुक जाओ भाई। सोनीपत का कोई मुद्दा है, धारा नहीं? हम तो भाई बीजेपी के हैं, बीजेपी के हैं। क्यों? बीजेपी ने बढ़िया काम करे हैं। वो कह रहे हैं काम ही नहीं मिला किसी को। क्यों नहीं करे? करे हैं, क्यों नहीं करे? करे हैं। और क्या काम हुआ कुछ या नहीं? काम किसी चीज का? कोई सड़क, ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी व्यवस्था है? नहीं है जी। नहीं है। हाँ। एक बात पूछो जी। हो गया। रुक जाओ। बिल्कुल अंत में 4 जून को क्या होगा? 4 जून को इंडिया गठबंधन सत्ता सोनीपत से हमारे ब्रह्मचारी जी जीत रहे हैं और बेगनचारी जी हार रहे हैं। 4 जून को क्या होगा? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो 2014 में हुआ, जो 2019 में हुआ, वो 2024 में होगा, वो कोई अलग नहीं होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि इनके हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की कोई सीट आने वाली नहीं है, और हम 10 की 10 चुनाव जीतेंगे, और 400 पार करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का काम। 4 जून को क्या होगा? 4 जून का निर्णय जनता ने करना है, लेकिन जनता मन बना, कॉन्फिडेंस होगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। मेरी बात पूरी तो होने देते आप। जनता ने मन बना चुकी है, जो चल रहा है वो जेजेपी के लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत है। 4 जून को अनूप सिंह दहिया लोकसभा में प्रत्याशी जो हमारे हैं वो एमपी बनेंगे। 4 जून को कुरुक्षेत्र से अभय सिंह चौटाला जिन्होंने किसानों के लिए अकेले विधायक थे 90 में से, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, वो एमपी बनेंगे। 4 जून को सुनैना चौटाला हिसार से एमपी बनेगी। और रही बात कैसे बनेगी, ये जनता है, ये जनता बता रही है। 100 रुपए मान सम्मान करने वाली पेंशन सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। 4 जून, लेकिन उससे पहले 25 मई को आप सबने वोट डालने जरूर जाना है। वोट जरूर डालिएगा। यहाँ की नारेबाजी से कुछ नहीं होगा, वोट डालने जाइएगा। अपील कर रहे हैं, वोट डालिए, बाहर निकलिए, अपना फैसला करिए, अपना मुकबिल खुद लिखिए। और इसके साथ ही बड़ी बात ये कि बहुत सारा शोर हल्ला हर तरह की बात है, मूल बात है आपका वो अधिकार जिसका आपको इस्तेमाल करना है। 25 तारीख को वोट डालिए, 4 तारीख को नतीजे। वोट यात्रा जनता टीवी की जारी है। आपसे मुलाकात होगी किसी और लोकसभा क्षेत्र में, वहां के मुद्दे जानेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।